हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू 85 बायोलॉजी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अमनदीप कुमार और आज हम लगाने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। अगर आपका टारगेट रीनेट 2026 के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो आपको पता ही है कि एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे जरूरी है। इसलिए आज के इस टेस्ट सीरीज में हम एक और हाई इल्ड चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर का टेस्ट सीरीज वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो चलिए पेन और पेपर लेकर बैठिए, मेरे साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का नीट 2026 का, जिसमें कहता है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा विथ रेफरेंस टू आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस इज अ कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग फेटस विथ आरएच नेगेटिव ब्लड एंड मदर विथ आरएच पॉजिटिव ब्लड, जो कि गलत है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस में जो फेटस होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है और जो मदर है वो कैसी होती है, आरएच नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा कहता है कि आरएच एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन आरबीसी इन द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ, ये सही है। उसके बाद कहता है कि बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड। हाँ, ये भी सही है। आरएच incompatibility is observed when a pregnant mother is RH negative and fetus is RH positive। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट कहता है कि erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of second child। नहीं, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड होता है, डिलीवरी ऑफ सेकंड चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ई भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें पूछ रहा है गलत, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट ई दोनों गलत हुआ, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो। नेक्स्ट कहता है कि द डब्ल्यूबीसी काउंट ऑफ ए पर्सन्स ब्लड सैंपल इज 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। हाउ मेनी eosinophils and lymphocyte would be in the same blood sample approximately। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ डब्ल्यूबीसी है, तो उसमें से उसके पास eosinophils कितना होगा और लिम्फोसाइट कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात कि जो eosinophils है उसका कितना परसेंटेज होता है पूरे डब्ल्यूबीसी में, तो उसका परसेंटेज होता है तुम्हारा 2 to 3% eosinophils होता है। और लिम्फोसाइट कितना परसेंट होता है, तो 20 to 25% होता है। अब निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो, इयोसिनोफिल्स का निकाल रहे हैं यहाँ पे। इयोसिनोफिल्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये होता है हमारा 2/100 इंटू 8000 टू 3/100 इंटू 8000। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, 162/240 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये किसका आएगा, इयोसिनोफिल्स का आएगा। तो देखो, अब इयोसिनोफिल्स के लिए सबसे पहले इयोसिनोफिल्स है ना, तो देखो 162/240 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है सिर्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी हमें अब लिम्फोसाइट का देखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग अगर लिम्फोसाइट का भी देखें तो इसको देख लो क्या होगा लिम्फोसाइट का। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा 20/100 इंटू 8000 टू 25/100 इंटू 8000। तो इसका आ जाएगा कितना तुम्हारा, 1600 टू 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो। नेक्स्ट कहता है कि कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। जो कार्डियक एक्टिविटी है हार्ट का वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, नोडल टिश्यू के द्वारा, स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा, एडेनल मेडुलरी हार्मोन के द्वारा। लेकिन एडेनल कॉर्टिकल हार्मोन के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, इसमें कहता है कि द मदर हैज ए प्लस ब्लड ग्रुप। मदर के पास ए प्लस ब्लड ग्रुप है, फादर के पास बी प्लस ब्लड ग्रुप है और चाइल्ड के पास ए प्लस ब्लड ग्रुप है। तो हमसे पूछ रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोटाइप ऑफ ऑल थ्री। ये तीनों का पॉसिबिलिटी जीनोटाइप क्या होगा, पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे, वो हमसे पूछ रहा है। तो मदर है हमारी ए प्लस, फादर है बी प्लस और चाइल्ड है हमारा ए प्लस। ठीक है, तो मदर का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, आई ए और क्या हो सकता है, आई ए और स्मॉल आई, ये दोनों हो सकता है मदर का। फादर का क्या होगा, आई बी और क्या होगा, आई बी
और स्मॉल आई। उसके बाद अब चाइल्ड का क्या होगा, तो इसका होगा आई ए और स्मॉल आई, सिर्फ और सिर्फ यही होगा। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है चाइल्ड का आई ए और आई बी हो सकता है। लेकिन कह रहा है क्या कि ए प्लस है ना, तो ए प्लस में ये तो हमारा होगा ही नहीं, क्या होगा, सिर्फ आई ए और स्मॉल आई होगा। तो देख लो ये कहाँ कहाँ पे आई ए स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई, बाकी को हम लोग क्या कर दिए, हम एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब देखो मदर का क्या कहता है कि ए प्लस है, तो मदर का जब ए प्लस है तो उसके पास क्या हो सकता है आई ए, और देखो आई ए और आई ए स्मॉल आई, हाँ ये सही है मदर का। फादर का कहता है कि बी प्लस है, तो बी प्लस के लिए क्या होना चाहिए, आई बी और आई बी। देखो अगर अगर मदर का आई ए होगा और फादर का आई बी होगा, तो जो चाइल्ड होगा वो आई ए और स्मॉल आई नहीं होगा, वो जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, आई ए और आई बी वाला होगा। ठीक है, तो हमारा डी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा, तो क्या क्या होगा, बी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि लव साउंड ऑफ हर्ट इज काउज्ड बाय, तो लव साउंड है हर्ट का, वो कब आता है, किसके द्वारा होता है, तो क्लोजर ऑफ ट्राइस्कुपिड एंड बाइस्कुपिड वेल्व, जब ट्राइस्कुपिड और बाइस्कुपिड वेल्व क्लोज होते हैं तब हमारा लव साउंड आता है, और जब क्लोज होगा हमारा सिमिलर वेल्व तो कौन सा साउंड आएगा, डव साउंड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए आर एच निगेटिव कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अब देखो एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए आर एच निगेटिव, अब वो ब्लड किस किस से ले सकता है, तो सबसे पहली बात कि ए ब्लड किस किस से लेगा, तो ए ब्लड लेगा ए वाले टाइप से, और एक ओ जो कि यूनिवर्सल डोनर है, तो बाकी जो बचा ए बी और बी ये तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब निगेटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, निगेटिव ही होना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो हमारा ई भी गया, तो कौन सा बचा, सी और डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी प्लस, मदर इज ए प्लस एंड चाइल्ड इज ओ प्लस, देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी, इसका रिस्पेक्टिव जीनोटाइप क्या होगा। देखो फादर क्या है, बी प्लस, मदर क्या है, ए प्लस, और चाइल्ड क्या है, ओ प्लस। तो फादर का क्या क्या हो सकता है, जीनोटाइप बी आई बी और आई बी और स्मॉल आई। मदर का क्या हो सकता है, आई ए और आई ए स्मॉल आई। चाइल्ड का क्या होगा, स्मॉल आई और स्मॉल आई, इसमें कोई भी कैपिटल आई आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर से क्या पता चल गया कि चाइल्ड का तो है हमारा स्मॉल आई, तो देखो लो स्मॉल आई यहाँ है, स्मॉल आई यहाँ है, बाकी किसी में स्मॉल आई है ही नहीं, तो सी डी और ई हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं ए और बी में, तो फादर का क्या होगा, आई बी होना चाहिए और आई बी और स्मॉल आई। अब देखो यहाँ पे चाइल्ड में स्मॉल आई आने के लिए फादर के पास भी स्मॉल आई होना चाहिए और मदर के पास भी स्मॉल आई होना चाहिए, तो कौन सा होगा, आई बी स्मॉल आई और आई ए स्मॉल आई, यानी कि जो पहला वाला है वो सही है, बी वाला गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड, हाँ ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा मैच है जिसमें कहता है कि पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और टी से लेकर के पी तक का गैप। ठीक है, दूसरी तरफ कहता है कि हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो देखो पी वेव में क्या होता है, डिपोलराइजेशन होगा हमारा आर्टरिया का, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डिपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल्स का, टी वेव में होगा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और टी से लेकर के पी गैप में क्या होगा, हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए का 3, बी का 2, कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हर्ट। अब हर्ट में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, तो उसका क्या पाथवे होता है वो तुम्हें बताना है। तो सबसे पहले जनरेट कहां से होता है, एसए नोड से, उसके बाद किसके पास जाएगा, तो एबी नोड के पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, एबी बंडल के पास जाएगा। अच्छा, फिर किसके पास जाता है तुम्हारा, तो फिर जाता है बंडल ब्रांचेस के पास जाता है, फिर किसके पास जाएगा, तो पुरकेंजे फाइबर्स के पास जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
ECADB, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा क्या मैच है, जिसमें कि एक तरफ दिया इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, और ये कितने परसेंट पाए जाते हैं वो परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखो इसका एक ट्रिक है जो कि मैंने खुद के लिए बनाया था और याद किया था उस ट्रिक से, NLMEB। ठीक है, तुम एक चीज और जान लो यहाँ पर कि इओसिनोफिल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर NLMAB बोलो या फिर NLMEB बोलो, दोनों बात बराबर है। तो देखो सबसे पहले N मतलब न्यूट्रोफिल्स, जो कि होता है 60 से 65%, ल्यूकोसाइट्स 20 से 25%, मोनोसाइट 6 से 8%, इओसिनोफिल्स 2 से 3%, बेसोफिल्स 0.5 से 1%। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा ट्रिक, क्या है, NLMAB। ये कैसा ट्रिक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, उसके बाद ल्यूकोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद इओसिनोफिल्स, उसके बाद फिर बेसोफिल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा 60 to 65% किसका हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स का हो जाएगा, 20 से 25% लिम्फोसाइट का हो जाएगा, इओसिनोफिल्स कितना हो जाएगा, तो 2 to 3% हो जाएगा, और मोनोसाइट 6 to 8%। इसका आंसर क्या हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। कहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लो, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, जिसमें कि दिया है भाई पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और एंड ऑफ टी वेव। तो पी वेव में क्या होगा, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, टी वेव में रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और एंड ऑफ टी वेव में एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 इसमें है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी में देखने का जरूरत भी नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, हमें ही बताना है। बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो सेल है वो बेसोफिल्स है, जो कि गलत है, न्यूट्रोफिल्स से सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद कहता है कि बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बेसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को और हेपेरिन को। नेक्स्ट कहता है कि बेसोफिल्स आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बेसोफिल्स इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट कहता है कि बेसोफिल्स हैव किडनी शेप न्यूक्लियस। नहीं, बेसोफिल्स के पास किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं होता है, ये तो मोनोसाइट के पास होता है ना। उसके बाद कहता है कि बेसोफिल्स आर एग्रेनुलोसाइट, बेसोफिल्स जो है वो एग्रेनुलोसाइट होता है, नहीं, बेसोफिल्स ग्रेनुलोसाइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच आ गया, वही सेम चीज है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। सबसे पहले क्या आता है हमारा, पी वेव होता है। पी वेव में क्या आता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू वेव में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल का शुरुआत होगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा, और टी वेव में रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, ए का 3, बी का 1, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन द ब्लड। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर्म्ड एलिमेंट नीचे में तुम्हें दिया हुआ है, अब इसमें तुम्हें इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है कि किसका ज्यादा अबंडेंस होता है ब्लड में। ठीक है, सबसे देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्लेटलेट, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, फिर इरिथ्रोसाइट, फिर इओसिनोफिल्स और फिर मोनोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी का मैंने अभी ट्रिक क्या बताया था, NLMEB। अच्छा, अब बात आता है एक प्लेटलेट और एक इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट का नंबर कितना होता है, तो 1.5 लाख टू 3.5 लाख होता है, और जो इरिथ्रोसाइट है वो कितना पाया जाता है तुम्हारा, 5.5 टू 6 मिलियन होता है ना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, यानी सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्लेटलेट ए में, फिर उसके बाद क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स बी, फिर उसके बाद क्या आएगा, मोनोसाइट, और फिर उसके बाद क्या आएगा, इओसिनोफिल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हर्ट, कौन से एनिमल्स के पास 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, तो किसके पास होता है, ये रेप्टाइल्स के पास होता है। तो देख लो अब इसमें से रेप्टाइल कौन है हमारा, तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, स्कोलिडॉन, जो कि कार्टिलेजिनस फिश, जिसके पास कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस के पास 4 चैम्बर ऑफ हर्ट होता है। किलॉन यानी टर्टल, इसके पास होता है 3 चैम्बर ऑफ हर्ट। ठीक है, और टर्टल क्या है तुम्हारा, रेप्टाइल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर टेरोपस, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर फॉक्स, इसके पास भी 4 चैम्बर ऑफ हर्ट होता है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये तुम्हें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ट्राइस्कुपिड एंड बाइस्कुपिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्ट बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो ट्राइस्कुपिड और बाइस्कुपिड वाल्व है जो ओपन होता है साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, तो ये नहीं होगा। दूसरा कहता है कि ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट स्टॉल। हाँ, ज्वाइंट स्टॉल के दौरान जो ब्लड है वो फ्रीली मूव करता है आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में। हाँ, ये सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखने का जरूरत भी नहीं है हमें। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट देखो, फिर से हमारा स्टेटमेंट दिया है, इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। जो कोगुलम होता है वो नेटवर्क ऑफ थ्रेड का बना होता है और उसे हम लोग थ्रोम्बिन्स कहते हैं। ये गलत है, थ्रोम्बिन्स उसे नहीं बोलते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिब्रिन्स बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो कहता है कि स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, जो स्प्लीन है वो ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, यानी कि ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। तो देखो इसमें कहता है कि पर्सन विथ एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसा पर्सन जो इसका ब्लड एबी है वो उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। उसे क्यों कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज एंटी ए और एंटी बी का एब्सेंस होता है, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin। इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करता है, तो ये तो हमारा थ्रोम्बिन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इसका जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है उसमें कुछ ऐसा होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, कौन कन्वर्ट करता है, तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ना, ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज में। फिर अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये फिब्रिन बन गया तो ये फिब्रिन क्या होता है, तुम्हारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फिब्रिन अब क्या करेगा, कोगुलम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन काउज्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस। कौन सा कंडीशन फॉर्म्ड करता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस। अभी हमने पीछे देखा था कि मदर जो होनी चाहिए वो RH निगेटिव और फेटस जो है RH पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करने के लिए कौन से इसमें से रिस्पॉन्सिबल होता है वो पूछ रहा है। सिंपैथेटिक नर्व्स नहीं, ये तो क्या करेगा, इसको इंक्रीज कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, हाँ ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स ये भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और एक है तुम्हारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ये तो तुम्हारा होता है रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन वाले के लिए, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे देखो। नेक्स्ट हमारा फिर से मैच आ गया जिसमें क्या है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। दूसरा लिस्ट में कहता है कि इम्यून रिस्पॉन्स, फाइगोसाइटोसिस, रिलीज हिस्टामिन, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, रिलीज ग्रेन्युल्स कंटेनिंग एंजाइम। तो देखो हमारा जो इओसिनोफिल्स क्या है वो इसमें रिलीज करता है ग्रेन्युल्स को जो कंटेन करता है हिस्टामिन। बेसोफिल्स क्या है, रिलीज हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस होता है और लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। देखो इसमें कहता है कि द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है स्टैंडर्ड ईसीजी में वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम close to the atrioventricular septum delay the spreading of impulse to the heart apex to about 0.1 second। the delay allow यानी कि एक स्पेशल नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में जो कि क्लोज होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के, और ये क्या करता है, डिले करता है इम्पल्स को 0.1 सेकेंड से, ठीक है। इम्पल्स को हार्ट के एपेक्स के पास जाने में 0.1 सेकेंड से डिले कर देता है। तो ये डिले किस कारण करता है ये पूछ रहा है, डिले अलाउस, डिले क्यों होता है ये पूछ रहा है तुमसे। ब्लड टू इंटर एरोटा नहीं, द वेंट्रिकल टू एम्प्टी कंप्लीटली नहीं, ब्लड टू इंटर पल्मोनरी आर्टरीज नहीं, द आर्टरिया टू एम्प्टी कंप्लीटली, हाँ आर्टरिया को पूरी तरह से कंप्लीट होने के लिए ये डिले लग जाता है, 0.1 सेकंड का टाइम
लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि ऑल द कंपोनेंट ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल। जितने भी कंपोनेंट है नोडल टिश्यू के, वो सारे के सारे क्या है? ऑटो एक्साइटेबल है। तो व्हाई डज एसए नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेसमेकर? तो जो एसए नोड है वो नॉर्मल पेसमेकर के जैसा काम क्यों करता है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि द एसए नोड हैज अ लोएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन। एसए नोड के पास लोएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन होता है? नहीं, हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन होता है। एसए नोड इज द ओनली कंपोनेंट टू जनरेट द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या सिर्फ एसए नोड ही है जो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को जनरेट कर सके? नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कहता है ओनली एसए नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू द अदर कंपोनेंट। सिर्फ और सिर्फ एसए नोड ही कन्वे करता है एक्शन पोटेंशियल को अदर कंपोनेंट के पास, नहीं और भी कंपोनेंट्स हैं। दूसरा कहता है कि एसए नोड हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन। हाँ, एसए नोड के पास हाईएस्ट रेट है डिपोलराइजेशन के। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, जिसमें दिया है क्या? पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। तो जो रिडक्शन होता है साइज ऑफ टी वेव है उसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी इसेमिया। यानी कि डी का 3 देख लो किस ऑप्शन में, तो डी का 3 है हमारा ए में और डी का 3 है हमारा सी में। बाकी बी और डी इलिमिनेट कर दिया हमने। अब आते हैं हम लोग पी वेव में। पी वेव क्या करवाता है हमारा? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है टी वेव, ये क्या करेगा? तो रिपोलराइजेशन करेगा वेंट्रिकल्स का। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ए का 4, बी का 1, सी का 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन का हार्ट रेट क्या होगा अगर उसका कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है? ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। हमें क्या निकालना है? हार्ट रेट पूछ रहा है। दिया क्या क्या है? कार्डियक आउटपुट दिया है जो कि कितना है? 5 लीटर, यानी कि 5000 ml ऑफ एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml दिया है। और एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम कितना दिया है? 50 ml दिया है। तो हमसे पूछ रहा है हार्ट रेट ना। देखो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और अब स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो कार्डियक आउटपुट कितना दिया हमारा? तो 5000 ml। फिर है वहां पे हार्ट रेट, उसके बाद इंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम कितना दिया है? 100, इंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम 50। जब सबको सॉल्व करोगे ना तो जो हमारा हार्ट रेट आएगा वो आएगा 100 बीट पर मिनट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, जिसमें क्या दिया है? फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन। फिब्रिनोजेन का क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग में। ग्लोब्यूलिन का क्या काम है? डिफेंस मैकेनिज्म में। एल्बुमिन का क्या काम है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 2, सी का 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, जिसमें क्या है? ट्राइस्कुपिड वेल्व, बाइस्कुपिड वेल्व और सेमिलुनर वेल्व। ट्राइस्कुपिड वेल्व किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो ए का 3। बाइस्कुपिड वेल्व किसके बीच में होता है? तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो बचा एक लास्ट सिमिलुनर वेल्व जो किसके बीच में होता है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। तो आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू द लिवर फ्रॉम। जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो ड्रेन करता है ब्लड को लिवर में, किस कहां से? तो इंटेस्टाइन से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इनिक्यूलेटेड। जो एडल्ट ह्यूमन का आरबीसी होता है वो इनिक्यूलेटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। आरबीसी का इस फ्यूचर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सबसे सही है? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, नहीं। दे आर सोमैटिक सेल, नहीं। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, नहीं। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हाँ, इसमें आरबीसी का इनक्लूडेड होने का कारण यही है कि उसमें स्पेस बन सके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली 4। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड।
सीरम कैसे अलग है ब्लड से? तो देखो जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में से अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? हमारा सीरम बनेगा। इसके पास क्या नहीं होता है? लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि नेम द ब्लड सेल, ब्लड सेल का नाम बताओ, हुज रिडक्शन इन नंबर कैन काउज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसका अगर नंबर कम जाए तो हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो कौन है वो? प्लेटलेट। और इसको हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर कैसा होगा? सेम एज दैट इन एरोटा, एरोटा के जैसा नहीं। मोर देन दैट इन द कैरोटिड, कैरोटिड से ज्यादा नहीं। मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, हाँ पल्मोनरी वेन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इसको अभी याद कैसे रखोगे? इसको याद रखना है कुछ इस तरीके से कि आर्टरी जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद होता है आर्टरियोल, उसके बाद कैपिलरी, उसके बाद वेन्यूल, और उसके बाद वेन, यानी कि वेना कावा। ये कुछ ऑर्डर है ब्लड प्रेशर का। जैसे जैसे तुम इधर जाओगे ब्लड प्रेशर कमते चल जाएगा। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किसमें होता है? आर्टरी में होता है, उसके बाद आर्टरियोल में, फिर कैपिलरी में, फिर वेन्यूल्स में, और फिर वेन्स में। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के सभी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज के इस सेशन से आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नेटी5 बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस सीरीज की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो अभी आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे फोकस्ड।